कि ऐसा भी कानून होता है? मैंने कहा है, और आपके यहाँ भी आएगा। अगर भाजपा रही तो आपके यहाँ भी आएगा। उसको अच्छा दाम मिलता है, व्याजबी दाम मिलता है, उसका राइट है, वो उसका मालिक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसका राइट है। आप कौन होते हैं अंकल बन के बैठने वाले कि हमारी परमिशन चाहिए? हिंदू भाई जहाँ पे हमारे रहते हैं वहां कोई 8 लाख रुपए में भी लेने वाला नहीं है, और 1 करोड़ पार करके जहाँ पे मुसलमान रहते वहां तुमको 28 लाख में भी नहीं मिले। मुसलमान है तो इनको एक एरिया में बांट दो, एक एरिया में ही रखो कि इनका राजनीतिक जो इनका दायरा है वो बढ़ ना जाए। कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है कि एक कौम विशेष को एक एरिया में बांध के रख। गोमतीपुर का कितना अफसोसनाक वाकया है, एक बेटी को अपनी जान देने पड़ी। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है तो आसान धारा को नाबूद करना चाहिए। न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात का एक ऐसा काला कानून है जिसकी वजह से बीते दिनों अहमदाबाद की एक मुस्लिम लड़की को अपनी जान गंवानी पड़ी। बड़ा सवाल ये है कि जिस राज्य में आसान धारा जैसा कानून हो वहां पर यूसीसी जैसे कानून को लगाने की या लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा मजाक है, क्योंकि एक कानून ऐसा है जो समानता की बात करता है, दूसरा कानून ऐसा है जो लोगों को बीच में बंटवारे की बात करता है कि मुस्लिम इलाके में रहेगा, हिंदुओं के इलाकों में रहेगा, और अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है तो सबसे पहले आपको कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में पुलिस से उसका रिकॉर्ड मंगवाना पड़ेगा, और अगर इन तमाम चीजों में कोई खामी नहीं है तभी आप अपनी जमीन, अपने मकान को बेच सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि यूसीसी ये जो काला कानून है जिसे आसान धारा कानून कहा जाता है, इन दोनों के बीच में क्या समानता है और इसे कैसे देखते हैं। हमारे साथ में अहद खान भाई हैं। अहद खान वैसे गुजरात MIM में है, लेकिन साथ ही साथ ये कंस्ट्रक्शन के काम से भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनसे ही बात करते हैं। अहद साहब, कैसे इस दोनों कानून को आप देखते हैं? कहीं ना कहीं एक मजाक जैसा लग रहा है। देखिए, यूसीसी की बात आती है तो गवर्नमेंट ये बात करती है कि भाई हर एक जो नागरिक है वो इक्वल है, हर एक नागरिक के हक और राइट से वो एक है, कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन साथ ही साथ जहां घर की प्रॉपर्टी की बात आती है तो बोलते नहीं, अगर आपको घर खरीदना है तो डेप्यूटी कलेक्टर से परमिशन लेने पड़ेगी, वो देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, वो हाँ बोलेंगे, उसी के बाद में आप घर ले पाओगे। अफसोस की बात यह है आरिफ भाई, आपने तो बात की कि हिंदू इलाके में मुसलमान के इलाके में हिंदू, लेकिन अगर आरिफ भाई का घर अब्दुल अहद को लेना है तो भी इसमें परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है, MM में भी, HH में भी, MH में भी, HM में भी। मतलब कि आरिफ आलम भाई और अब्दुल अहद ने एक चीज का कोई मतलब कि 5 लाख में घर की बात हुई थे, हम दोनों राजी है, तो आप कौन होते हो? ये भारत है, यहाँ पे इंसानों के हुकूक है, नागरिकों के राइट्स है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने आजादी के 80 साल के बाद भी ऐसे कानून है। आप तो बात करते यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे सबके हुकूक एक होंगे, कोई ऊंच नीच नहीं होगी। आसान धारा का कानून इतना सारा मतलब इंसान को मेंटली हेरेस करता है। अगर आपको घर बेचना है, मुझे घर खरीदना है, कौन होता है कोई और आदमी यस और नो करने वाला? कौन होता है उनकी राय के लिए? उसमें भी टाइम जाता है, और 1-1 साल तक परमिशन नहीं आती, 8-8 महीने, 9-9 महीने, इतना टाइम वेस्ट होता है। ये क्या है? अच्छा, कौन से भारत की बात हो रही है ये? अच्छा हर साहब, इसलिए मैंने अभी कहा काला कानून कहने के पीछे का एक ही मकसद था कि बीते कुछ दिनों पहले गोमतीपुर में एक मुस्लिम लड़की को इस कानून के चक्कर में फंस के आत्महत्या करना पड़ा। कैसे इस कानून को आप देखते हैं? कितने नौजवानों को अपनी बलि देनी पड़ेगी तब जाके इस कानून का कोई हल निकलेगा? देखिए, अगर आप अहमदाबाद की बात करते हो और स्टेट की बात करते हो तो हमारे होम मिनिस्टर बोलते हैं अच्छे में अच्छा स्टेट है, अच्छे में अच्छा शहर है, यहाँ कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है।
अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, स्टेट बहुत अच्छा है, तो आसान धारा का जो दायरा है वो डे बाय डे एक्सटेंड होता है, कम नहीं हो रहा कि भाई शाहपुर में था तो खानपुर में नहीं है, खानपुर में था तो बस ये भाई लॉ था वो हो गया कंप्लीट, एक्सटेंड होता है ज्यादा से ज्यादा एरिया को, मतलब जितने एक्सटेंड होते ही जा रहा है। अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है, तो आसान धारा को नाबूद करना चाहिए। अगर कोई शख्स रॉन्ग करता है तो उसके लिए तो कानून है ही ना। अगर कोई धाक धमकाता है तो बीएनएस का कानून नहीं है आपके पास, है ही, लेकिन सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस कानून का इस्तेमाल होता जा रहा है। और गोमतीपुर का कितना अफसोसनाक वाकया है, एक बेटी को अपनी जान देने पड़ी, कितनी अफसोस की बात है। और फिर उसमें अरे भाई खास बात क्या है, एक आपको बताऊं, एफआईआर करने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। एक तो जब रॉन्ग हुआ है, पुलिस को सामने से एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, एक्शन करना चाहिए। अब तो हमारा ये हाल हो गया है कि एफआईआर के लिए भी मांग करनी पड़ती है, आंदोलन करना पड़ता है, मतलब कि स्टेशन में बार बार कॉल करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है। ये क्या है, ये कौन सा राज है? अच्छा, इसे राजनीतिक रूप से भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीमांकन का भी बड़ा मसला रहा है और वोटों का भी बड़ा मसला रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? सियासी या सियासतदान ही इसके जिम्मेदार हैं? ये राजनीतिक ही मामला है, ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है कि एक कौम विशेष को एक एरिया में बांध के रखना। ये वही मामला है कि ये कहीं और एरिया में जाएंगे, वहां पे स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा। ये इसीलिए कि भाई मुसलमान है तो इनको एक एरिया में बांट दो, एक एरिया में ही रखो कि इनका राजनीतिक जो मतलब जो इनका दायरा है वो बढ़ ना जाए, इसी के लिए लॉ है। और ये भारत के अंदर अगर तुम कोई और स्टेट में जाके ऐसी बात होगी तो लोग हंसते हैं। मैं महाराष्ट्र में भी होकर आया था, बाहर भी होकर आया था, अगर उनको एक कानून के बारे में मालूम होती है तो क्या ऐसा भी कानून होता है? मैंने कहा है, और आपके यहाँ भी आएगा, अगर भाजपा रही तो आपके यहाँ भी आएगा। तो बोले ऐसा हो सकता है कि भारत में ऐसा कानून भी होता है कि आप आपका घर नहीं बेच सकते? मैंने कहा हमारे यहाँ 1991 से है, आज से नहीं है, 1991 से, और ये कांग्रेस लाई थी और भाजपा इसको एक्सटेंड कर रही है। अच्छा, इसे देखा जाए तो मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरे समुदाय के लोग जो हैं उनके भी संवैधानिक जो अधिकार है उसका कहीं ना कहीं हनन हो रहा है। कैसे देखते हैं? क्योंकि आप जहाँ पे है शाहपुर में, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों की आबादी है, कितनी दिक्कतें होती हैं, क्या कुछ आप लोगों के सामने बातें खुलकर आती हैं? आपको एक बात मैं कहूं, अगर मुस्लिम जहाँ पे अभी जो रहते हैं, 1 BHK का फ्लैट अगर आप जो लेने जाओ तो 25 से 28 लाख का मिलेगा। मतलब वो भी ऑन में मिलता है, अगर तुम्हारे नसीब अच्छे हुए तो तुम्हारे को कोई फ्लैट हाथ में आ जाए। वहीं अगर 1 BHK का फ्लैट इधर जाओ तो 8 लाख रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं। जो हिंदू भाई जहाँ पे हमारे रहते हैं वहां कोई 8 लाख रुपए में भी लेने वाला नहीं है। और 1 करोड़ पार करके जहाँ पे मुसलमान रहते वहां तुमको 28 लाख में भी नहीं मिले। 1 करोड़ का गैप है। 1 करोड़ में अगर कोई हिंदू भाई या अगर कोई मुसलमान बेचना चाहता है तो आप कौन है रोकने वाले? अगर उसको अच्छा दाम मिलता है, व्याजबी दाम मिलता है, उसका राइट है, वो उसका मालिक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है, उसका राइट है। आप कौन होते हैं अंकल बन के बैठने वाले कि हमारी परमिशन चाहिए? हर एक बात में आपकी परमिशन, कोई भी लॉ लाओ भाई, ये यहाँ पे ये करने में हमारी परमिशन। भाई 2 लोग राजी, उसमें आपके क्या, आपके लेना देना ही नहीं है। जब अगर कोई मियां बीबी राजी है तो काजी का क्या काम है? बात वही है। आपको लगता है इसके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की जरूरत महसूस हो रही है? नहीं, आंदोलन तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ कोर्ट में जाके एक अच्छे से कोर्ट में और बाकी लोगों को भी मालूम हो कि ऐसा काला कानून है। आप ऐसी बातें करते हो कि भारत के अंदर बाहर के लोग आके इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, लोग आने चाहिए और स्टेट के लोग यहाँ पे आवे। तो यहाँ पे अगर कोई चाइनीज आएगा, जापानीज आएगा तो उसको क्या सामने, उसके सामने क्या होगी ये बात?
अगर कोई गल्फ वाला आता है कि नहीं અહીંયા तो आसान धारा लागू छे, અહીંયા घर नहीं खरीदी फकाए, मतलब भारत के लोगों की जो जो एक हमारा देश है उसे कितनी नाम बदनाम होगा बाहर हमारी कंट्री का। कुछ साल पहले केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा मिला था उसे हटा दिया और ये दावा किया गया कि अब पूरे देश में से कोई भी आदमी जम्मू कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, दुकान खरीद सकता है। लेकिन इस देश को चलाने वाले जो दो मुख्य लोग हैं उनके ही गृह राज्य की क्या हकीकत है आप अहद साहब के इस बात से समझ सकते हैं। बड़ा सवाल यही है कि आसान धारा की वजह से भले ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है लेकिन इसके पीड़ित हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग हैं। ऐसे में दोनों लोगों को सामने आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अगर हम मिलकर रहना चाहते हैं तो सरकार ऐसा कानून क्यों बना रही है जिससे हम दोनों समुदाय के लोगों के बीच की दूरियां लगातार बढ़ती जा रही है। जरूरत ये भी महसूस की जा रही है कि ऐसे कानून को हटाया जाए और जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई है उसे मिटाने की कोशिश की जाए।